वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि हमें बाहमी मशावरत से सख्त फैसले करना होंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जो फसाद बर्पा किया गया था उसका खात्मा किया। फसाद के नतीजे में जो मईशत को नुकसान पहुंचा वो आप सबके सामने है। कारोबार बंद था, मजदूर और दुकानदार दुहाइयाँ दे रहे थे, जुड़वा शहरों में भी ज़िंदगी मुअत्तल हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज चंद दिन पहले 99,000 से ऊपर चला गया था। सिर्फ कल एक दिन में फसादियों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ने गौता खाया और एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज 4,000 पॉइंट्स नीचे आ गया। आज फिर स्टॉक एक्सचेंज 4,000 के करीब ऊपर जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले इस्लामाबाद में चढ़ाई का तसव्वुर नहीं था। एहतजाज अपने अपने शहरों में होता था। सितंबर 2014 में चीनी सदर आ रहे थे। 126 दिन फसादियों ने तबाही की। 2014 की तल्ख यादें आज भी हमारे जहनों में महफूज हैं। फसादियों ने 2014 में धरने में गलाजत की। चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि SCO का इजलास हुआ। फसादियों ने दोबारा फसाद बचाने का पूरा मंसूबा बनाया। हमारे मेहमानों में तशवीश की लहर दौड़ी कि पाकिस्तान का दौरा करें या ना करें। आखिरी 48 घंटे में फैसला हुआ, फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी। उन्होंने कहा कि हमें बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना होंगे और हमने फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है या फिर धरने को करने देना है। हमारे पास दो रास्ते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। जाहिर है कि हमने तरक्की और खुशहाली का रास्ता ही इख्तियार करना है। उन्होंने कहा हमने फैसला करना है कि आज के बाद इन फसादियों को कोई मौका नहीं देना। उनका कहना था कि बेलारूस के सदर को आज रुखसत करके आया हूँ। कल उसी जगह फैसला हुआ कि हमारा एक वफ्द अगले माह बेलारूस जाएगा। जनवरी में पाकिस्तान और बेलारूस में मुआहदे होंगे। यहाँ बैठकर फैसले हो रहे थे और वहाँ जंग का समा था। ये फसादी बंदूकें लेकर आए थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई के मुजरिमों को अदालतें कड़ी सज़ा देती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कौम को फैसला करना है कि हमने किस तरफ जाना है। हमारी मईशत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। हमें बहुत अरकरेज़ी और सोच विचार करके फैसला करना है कि हमें किस तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि KP में किस तरीके से दहशतगर्दी सर उठा रही है और किस तरीके से कुरम में दर्जनों लोग शहीद हो गए और ये पारा चनार कुरम ठीक करते सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मईशत के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी बातें की हैं और इसी हवाले से हम अपने पहले सेगमेंट को भी आज शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त किस मोड़ पर खड़ी है और बहुत सी खुशखबरियाँ हमें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत थी वो हालिया बरसों में एक पेचीदा सूरत हाल का सामना भी कर रही थी। मुल्क को मालियाती खसारे, कर्जों के बोझ और अफरात ज़र जैसे बड़े इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। तहम हुकूमत की जानिब से की जाने वाली जो इक़्तिसादी इस्लाहात हैं और आलमी इदारों से हासिल करदा माली इमदाद है, उसने मईशत में बाज़ शोबों में बेहतरी की झलक भी दिखाई है। इन इक़दामात में करेंसी की कदर में कमी है, तवानाई के शोबे में इस्लाहात हैं और कर्जों के इंतज़ाम के लिए अहम फैसले शामिल हैं। ताहम मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मज़ीद इक़दामात की भी ज़रूरत है और इसी दौरान पाकिस्तान की सियासत में भी एक नया बहरान जन्म ले रहा है, जहाँ सियासी जमातें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धरनों, जलसों और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहता है। ये सियासी कशमकश मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही है और सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मुआशी तरक्की के रास्ते में अब एक रुकावट भी बन रही है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें शो में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इक़्तिसादी हालत है उसमें अगर हम अफरात ज़र की बात करें, कर्ज़ों को देखें, मालियाती खसारे जैसे चैलेंजेस का सामना है, आपके ख्याल में बेलारूस के साथ होने वाले जो तिजारती मुआहदे हैं वो पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? ये एक तो हमेशा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए IMF जो है उसके साथ चलना जो है वो नागुज़ीर था। जहाँ पे खड़े हुए थे इतने रिजर्व्स या इतनी एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं थे कि अगले 1, 2 या 3 साल की जो पेमेंट्स हैं वो कंफर्टेबली कर पाते। पर IMF के एग्रीमेंट के बाद एटलीस्ट ये जो डिस्कम्फर्ट है एक्सटर्नल फ्रंट का वो कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया है और इतने जो हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, बायलैटरल फ्रेंड्स हैं, इन सब ने इतनी माली इमदाद कर देंगे और कर दी है और मौखर हो जाएंगे, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट हो जाएगी। अब आपको रियली मौका मिला है कि आप अपनी मईशत को, ये वक्त है, ये स्पेस है कि आप अपनी मईशत के, जैसे आप कह रहे थे कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको ठीक करें। उन पे बात करने से पहले मैं कहूँगा कि एक ग्रोथ का जो जैसे स्टाइलाइज्ड ग्रोथ के फैक्ट्स होते हैं वो ये है कि जो रीजनल ट्रेड है, जैसे आपने
आसियान ममालिक को देखा, यानी कि ईस्ट एशियन ममालिक को देखा, या आप यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि दैट्स वन ऑफ द रीजंस जो कि ग्रोथ आई, कि लोगों ने रीजनली ट्रेड किया। जो सार्क है पाकिस्तान और बाकी ममालिक का, आई थिंक वो एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बन सका। तो इस तनाजुल में जब मैं बेलारूस के साथ एक इंगेजमेंट देखता हूँ, और जब मैं ये सारी कार कंट्रीज़ और चाइना, ईरान, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हमारा सारा बैच है ऑफ कंट्रीज़, ये हमारा वो ट्रेड फ्रेमवर्क है जो बनना चाहिए। और यहाँ से लेकर पानी तक की जो रसाई है इन कंट्रीज़ को भी आप दे सकते हैं, और इनके साथ अब एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान में जो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेदर गारमेंट्स, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जिसको हम अपनी कॉटन और कॉटन से रिलेटेड कहते हैं, ये तो हमारे पास है जो हम वहाँ पे बेच सकते हैं। गैस, वहाँ से एनर्जी के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल इनपुट ऑन मेनी थिंग्स, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये वो चीज़ें हैं जो हम उनसे ले सकते हैं। सो आई थिंक ये एक अच्छा सफ़र है कि हम ट्रेड के रास्ते इन कंट्रीज़ के साथ खोलें और उसको बढ़ाएं, और जो रीजनल नेटवर्क है उसमें आगे बढ़ें। हमारी एक डिफेंस कोऑपरेशन भी है बेलारूस के साथ, आई थिंक कि उसको भी हमेशा तकवीयत मिली है फ्रॉम, जिसे कहेंगे हमारे उनके जो साथ राब्ते होते हैं। और आई थिंक ये 7-8 साल बाद है कि कोई बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। और जितने राब्ते एक्सटर्नल होते हैं वो पाकिस्तान का एक इमेज, पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और एक फॉरेन इंगेजमेंट पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है, ताकि हम दुनिया को कह सकें कि हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और दुनिया के साथ इंगेज रहना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से जी प्लीज एक बात ये भी याद रखिए कि बेलारूस एक क्लोज मुल्क है रशिया के साथ। सो ये हमारी जो रशिया के साथ रवाबत है उसको भी बेहतर करता है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह से तवानाई के हवाले से हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शोबे हैं वहां पर भी बेलारूस की सरमायाकारी की आप समझते हैं फिर इम्कानात हैं, और फिर ये हमारी मैशत के लिए बहुत बेहतर होगा। ये तो पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर जो है वो एक सीरियस तंजीम नौ मांगता है। अब ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें पाकिस्तान को अपना घर पहले ठीक करना है, कि ये जो डिस्कोज हैं, ये जो जनरेशन कंपनीज जिनको जेनकोस कहते हैं, जो सरकारी तहवील में हैं, इनको कैसे चलाना है। फिर हमारा एक वीक रेगुलेटर है नेपरा, एक वीक रेगुलेटर है ओगरा, इसको ठीक कैसे करना है, पॉलिसी साजी कैसे करनी है, पॉलिसी साजी की जो सख्त अहलियत सलाहियत है वो कैसे पैदा करनी है। These are very very serious questions, and these need to be seriously answered. जब मैं उनसे engagement कहता हूँ तो तेल, माइंस एंड मिनरल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनसे हम ले सकते हैं, और उनसे हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी में अब जो फ्यूचर है उसमें कैसे पाकिस्तान ने एक डिज़ाइन करना है फ्यूचर जो पाकिस्तान को एनर्जी सिक्योर करे, जो पाकिस्तान की एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाए। पर ये वो काम है जो हम आज तक करने से जिसे कहेंगे सलाहियत भी नहीं पैदा कर सके और राइट ट्रैक पर कर भी नहीं सके। और इसकी एक आम फहम जो समझ है वो यूं है कि जनरल मुशर्रफ 100 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, आज 2400-2500 का पावर सेक्टर में है, और इतना ही सर्कुलर डेट जो है जिसको आप कहेंगे गैस सेक्टर, उसमें खड़ा हुआ है। तो इसका एहसास कीजिए, इसमें जो सर्जरी की ज़रूरत है, ये कहना तो बहुत अच्छी बात है अथॉरिटीज़ कंसिस्टेंटली, मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर को ठीक करना है, पर मैं आज जहाँ पे ला खड़ा किया है ये पूरी पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर भारी है, और इसको ठीक किए बगैर मईशत की ग्रोथ जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि मईशत को हमने अगर बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, उसमें इस्तेहकाम तो तभी आएगा जब ये जो मौजूदा सियासी बहरान हम देख रहे हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है, एहतजाजी सियासत है। आप क्या समझते हैं फिर मुल्की मईशत पर कितना असर पड़ रहा है? सियासी इस्तेहकाम की जो कमी है वो पाकिस्तानी तिजारती ताल्लुकात के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। जैसे से अभी चंद रोज़ पहले हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज किया गया, बेलारूस के सदर, उनका वफ़द यहाँ पर मौजूद थे, क्या तासुर जाता है फिर ऐसी चीजों से? पाकिस्तान में एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, बट मच मोर सर्टेनिटी, हार्ड वर्क,
एंड हार्ड कॉल्स, और हार्ड कॉल्स एनर्जी सेक्टर की मैंने आपके सामने रखी हैं। ये कीमतें बढ़ाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की किसी भी रिफॉर्म का, ये याद रखिए। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो बेसिस होती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, और वो बेसिस इसलिए होती है कि इकोनॉमिक सर्टेनिटी जो है वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी से और इस चीज़ से आती है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका दिमाग और उनका दिल और उनका काम जो है वो उस तरफ लगा हो कि ब्रिंग प्रोफेशनल्स, सर्जरी करें। ये भी याद रखिए कि अगर पाकिस्तान फिजिशियन का काम होता तो बहुत से फिजिशियंस बाहर से आए और बाहर से हमने मदद लेने की कोशिश की, हम कर लेते। ये उन डॉक्टर्स का काम है जिन्होंने इकोनॉमिक, एनर्जी सेक्टर, सोशल सेक्टर की सर्जरीज करनी है ताकि हम इस बुरहान से निकल सकें जो बार बार IMF के पास जाने की वजह बनता है। अब ये करने के लिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको एक पाथ पे तो एग्री करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पाथ क्या होगा। और मैं कहता हूं कि उसको आइसोलेट तो आप तभी कर सकते हैं या इंसोलेट तो आप तभी कर सकते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल्स को ये चीज़ दे दें। हम ये भी नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान का। और आप ना भूलिए कि हम किस डिफिकल्ट चैलेंज से अभी कुर्रम एजेंसी से गुजरे हैं। हम पे जो चाइनीज़ पे जो दहशतगर्दी होती है, ये हम अगर इतनी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में पाकिस्तान खड़ा रहेगा तो कैसे आप इमेजिन करते हैं कि जो हम अपने 25 करोड़ लोग हैं, जो हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, ये चीज़ें ना भूलें कि हम कहाँ हैं। एक मुश्किल जोग्राफिया है जिसमें से गुजर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो हमें तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है वो उस हद की चाहिए जो शायद आसान ममालिक को नहीं चाहिए होगी। एंड आई एम श्योर कि अब जो लोग पावर में हैं, जो लोग पावर में नहीं भी हैं, जो लोग पावर में रहे हैं, दे हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर वेरी लॉन्ग। सो दे आर पोलिटिकली savvy एंड mature पीपल। तो हम इमेजिन करते हैं कि वो इन चीज़ों को इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। और हमारी अथॉरिटीज़ ने भी हमेशा एक जिसे कहेंगे सपोर्टिव रोल इन एनी एरा प्ले किया है। सो इन सब चीज़ों को अब इकट्ठा करना है, सिनर्जी लानी है किसी तरह। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे इंटरलॉक्यूटर्स भी रखें ताकि आप इन चीज़ों को अग्री करके आगे चल सकें, बेयर मिनिमम एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। और डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की मईशत को जब बैरूनी सरमायाकारी के जरिए मुस्तहकम करने के लिए स्पेसिफिकली आप क्या समझते हैं कि किन शोबों में हमें तरजीही इकदाम की ज़रूरत है? सबसे पहला जो शोबा है, और ये मैं इसलिए कहता हूँ, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान इसमें एक तो कम्पिटिटिव एडवांटेज रखता है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के वाफिर जिसे कहेंगे बेस बनी हुई है। अब हमें उस एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करनी है, मैनेजरियल ट्रांसफ़र करनी है, और कुछ फाइनेंशियल्स भी चाहिए होंगे। अगर आप अपने एग्रीकल्चर की जो बेसिस है, यानी कि जो यील्ड है, यानी कि जो आप पैदावारी सलाहियत को ठीक कर लेंगे तो 3-4 अरब डॉलर एक्स्ट्रा की एक्सपोर्ट कर लेंगे, 2-3 अरब डॉलर काट लेंगे, तो ये जो एक्सटर्नल का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा अगले 3 साल में। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, और अपने लोग जो कि अपनी पैदावारी सलाहियत जो हाईएस्ट है ना और जो लोएस्ट है उसको मैच कर दीजिए। तो आप ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की हमारे पास कमी है। बहुत शुक्रिया। हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और मईशत को अगर बेहतर करना है तो तमाम सियासी जमातों को जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है।